अव्या अपने परिवार के साथ घर आए। आते ही वो बिना किसी को देखे, बिना किसी से बात किए सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। उसे ऐसे जाता देख कंचन जी ने उसे पीछे से आवाज लगाई, अव्या जरा सुनो हम। वह बोल ही रही थी, तभी उनकी बात काटते हुए बिना पीछे मुड़े ही अव्या ने कहा, माँ मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे जल्द से जल्द सोना है। और इतना बोलकर वह फिर से आगे बढ़ गई। उसे ऐसे जाता देख कंचन जी को थोड़ा अजीब लगा। तभी रेखा जी पीछे से आते हुए बोली, जाने दीजिए उसे दीदी, हमें उसे सोचने के लिए थोड़ा वक्त देना चाहिए, फिर ही वो कोई सही फैसला ले पाएगी। कंचन जी को भी उनकी बात सही लग रही थी। उन्होंने भी हाँ में अपना सर हिला दिया। कुछ देर बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए थे। आशुतोष जी अपने कमरे में आए और बेड पर बैठे हुए कुछ सोचने लगे। कंचन भी कुछ देर में अपने कमरे में आई। उन्होंने आशुतोष जी को ऐसे बैठे देखा तो उनके चेहरे पर चिंता के भाव आ गए। वह परेशानी से बोली, क्या हुआ जी, आप क्या सोच रहे हैं? आशुतोष जी कंचन जी की तरफ देखते हुए बोले, सोच रहा हूँ कि आज सिंघानिया परिवार से मिलने जाने का मेरा फैसला एकदम सही था। उनकी बात सुन कंचन जी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। आशुतोष जी आगे बोले, बहुत अच्छे लोग हैं, इतनी बड़ी कंपनी है उनकी, वहाँ मेरे जैसे ना जाने कितने लोग काम करते होंगे। इतना पैसा इतना नाम होने के बाद भी जरा सा भी घमंड नहीं है उनमें। फिर वो कंचन जी का हाथ पकड़कर उन्हें अपने बगल में बिठाते हुए बोले, कंचन मुझे लगता है हमारी अव्या के लिए इससे अच्छा रिश्ता हो ही नहीं सकता। हाँ माना कि लड़का मिजाज से थोड़ा सख्त है, लेकिन इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी कंपनी संभाल रहा है, थोड़ी सख्ती तो दिखानी पड़ती है, लेकिन संस्कार बहुत अच्छे हैं और उसने खुद पसंद किया है अव्या को। मुझे तो यकीन है कि वो हमारी अव्या को बहुत खुश रखेगा। उनकी बात सुन कंचन जी खुशी से बोली, जी आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं तो इतनी खुश हूँ उन सब से मिलकर। और शिवाय की माँ, उन्हें तो हमारी अव्या इतनी पसंद आई थी। मैं अपनी अव्या के लिए जैसा परिवार चाहती थी, बिल्कुल वैसा परिवार है उनका। सब लोग कितने मिलजुल कर रहने वाले हैं। लेकिन आशुतोष जी थोड़ा उदास होते हुए बोले, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि अव्या के मन में क्या है। तुमने देखा नहीं, जब से वह शिवाय से मिलकर आई है तब से ही गुमसुम है। उसने एक बार भी खुलकर किसी से बात नहीं की। कंचन जी आशुतोष जी को दिलासा देते हुए बोली, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? उसके लिए सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है, हमें उसे भी तो समझना पड़ेगा। कल सुबह हम दोनों उससे बात करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, सब अच्छा ही होगा। अब बहुत रात हो गई है, आप सो जाए। अव्या तेजी से चलते हुए अपने कमरे में आए। उसने जल्दी से अपने कमरे का दरवाजा लॉक कर दिया। वह कुछ पल के लिए वैसे ही अपनी जगह पर खड़ी रही और फिर उसके आंखों से बेइंतहाशा आंसू बहने लगे। उसे ही पता था कि अब तक उसने अपने आप को कैसे रोक रखा था। वह शिवाय की बातें सुनकर इतनी ज्यादा डर गई थी कि उसका मन कर रहा था कि वह जल्दी से जाए और अपने पापा को सब कुछ बता दे, लेकिन वह जानती थी कि वह ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती है। वह किसी भी हाल में अपने परिवार को खतरे में नहीं देख सकती थी। वह इतना तो समझ गई थी कि शिवाय चाहे तो वह कुछ भी कर सकता है, उसे रोकने वाला कोई नहीं है। वो वहीं पर ही दरवाजे से टिकर नीचे बैठ गई। उसकी आंखों के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। शिवाय की गई एक एक चीज उसकी आंखों के सामने से जा रही थी। शिवाय की दी गई धमकियां उसे बार बार याद आ रही थी। अव्या रोते हुए खुद से ही कहने लगी, मेरी वजह से तेजस को इतनी तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है। उसने मेरी वजह से तेजस की क्या हालत कर दी है। उससे याद आया कि कल कैसे तेजस की माँ उसकी फिक्र में रो रही थी। अव्या को अपने दिल में और ज्यादा दर्द महसूस होने लगा। वह सिसकने लगी। उसने मन में सोचा, नहीं, मेरी वजह से मैं सबको तकलीफ नहीं दे सकती। आखिर यह मेरी ही गलती थी कि मैंने वह कौन है ये बिना जाने उसको थप्पड़ मार दिया, और अब वह मेरे आसपास के लोगों को तकलीफ देकर अपना बदला ले रहा है। आज उसने तेजस को कैद करके रखा है, कल पता नहीं वह क्या क्या करेगा। अपनी वजह से मैं अपनी फैमिली और दोस्तों को खतरे में नहीं डाल सकती, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अगला दिन हमेशा की तरह अग्रवाल हाउस में सुबह की चहल पहल शुरू थी। कंचन जी सबका टिफिन बना रही थी, रेखा जी भी उनको मदद कर रही थी। रेखा जी और लक्ष्मण जी आज दोपहर को ही अपने घर लौटने वाले थे। आशुतोष जी ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। कंचन जी ने घड़ी की तरफ देखते हुए परेशानी से कहा, अव्या नीचे क्यों नहीं आए अभी तक? अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। रेखा जी बोली, अरे दीदी थक गई होगी कल, इसलिए शायद देर हो रही है उसे आने में। कोई बात नहीं, आज नाश्ता में बना लेती हूँ। कुछ देर बाद सब नाश्ते के लिए टेबल पर बैठे हुए थे। अव्या को वहां ना देख आशुतोष जी ने पूछा, कंचन अव्या कहाँ है? अभी तक नीचे क्यों नहीं आई वह? कंचन जी कुछ कहती, तभी सीढ़ियों से अव्या नीचे आने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह रात भर सोई नहीं हो। मुरझाया हुआ चेहरा, लाल आंखें जो बहुत ज्यादा रोने से थोड़ी सूजी हुई लग रही थी। वह चुपचाप आकर अपने चेयर पर बैठ गई। उसको ऐसे देख सब चिंता में पड़ गए। कंचन जल्दी से उठी और उसके पास जाकर उसके माथे को छूकर देखने लगी। उन्होंने चिंता से कहा, बेटा क्या हुआ तुम्हें? चेहरा इतना क्यों मुरझाया हुआ है?
कहीं बुखार वगैरह तो नहीं है ना? अव्या ने उनके हाथ को पकड़ते हुए कहा। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, पता नहीं रात को थोड़ी थकान सी लग रही थी, लेकिन अब नींद लेकर अच्छा लग रहा है। आप चिंता मत कीजिए। कंचन जी ने हाँ में सर हिलाया और वह फिर से अपनी जगह पर आकर बैठ गई। लक्ष्मण जी भी चिंता दिखाते हुए बोले, अव्या बेटा, अभी भी ठीक नहीं लग रहा हो तो एक बार डॉक्टर को दिखा लो। अव्या ने मुस्कुराकर लक्ष्मण जी को देखते हुए कहा, जी मामा जी, अब ठीक लग रहा है। आशुतोष जी अव्या को गौर से देखते हुए बोले, अव्या, तुम्हें कल की बात से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पापा किसी भी बात के लिए तुम पर जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। अगर तुम्हें शादी नहीं करनी है तो हम सिंघानिया परिवार को मना कर देंगे इस रिश्ते के लिए। उनकी आखिरी बात सुन अव्या एकदम से गंभीर हो गई। उसे शिवाय की कही गई कल की बात याद आने लगी। कल सुबह तक मेरे घर तुम्हारे घर से हाँ में जवाब आ जाना चाहिए। उसे पता था कि ऐसा नहीं हुआ तो वह क्या क्या कर सकता है। अव्या धीमी आवाज में आशुतोष जी से बोली, ऐसा कुछ नहीं है पापा, इनफैक्ट मैं तो आपसे ये कहने वाली थी कि मुझे ये रिश्ता पसंद है। मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। उसकी बात सुन सब जैसे शौक होकर उसकी तरफ देख रहे थे। रेखा जी और लक्ष्मण जी खुशी से कुछ कहने ही वाले थे, तभी आशुतोष जी सबको शांत करते हुए अपनी गंभीर आवाज में बोले, अव्या, शादी हमारे जीवन का एक बहुत ही अहम फैसला होता है, जिससे हमारी पूरी जिंदगी बदल जाती है। हमें भी शिवाय सिंघानिया और उसका परिवार बहुत पसंद आया। वह लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी हम तुमसे कहेंगे कि तुम थोड़ा और वक्त ले लो, थोड़ा और इसके बारे में सोचो। हमें कोई जल्दी नहीं है और एक बात याद रखो कि ये शादी करने के लिए कोई भी तुम पर दबाव नहीं डालेगा। उनकी बात सुन अव्या ने मन में कहा, काश मैं आपको बता पाती पापा कि कितना ज्यादा दबाव है मुझ पर, उसे इंसान से शादी करने का जो एक शैतान की तरह है, जो मुझसे एक थप्पड़ का बदला लेने के लिए शादी कर रहा है। लेकिन अब सोचने के लिए कुछ नहीं है, मुझे पता है कि मुझे ये करना ही होगा। अव्या ने जल्दी से अपने ख्याल झटक दिए और आशुतोष जी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं पापा, मुझ पर कोई दबाव नहीं है। मैंने बहुत अच्छे से सोचकर ही यह फैसला लिया है। मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। उसने फिर हल्का सा अपना सर झुकाते हुए कहा, कल मुझे उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और उनका परिवार भी बहुत अच्छा है। मुझे लगता है ये रिश्ता मेरे लिए बिल्कुल सही है। मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें रिश्ते के लिए हाँ कह दे। उसकी बात सुन सबके होठों पर बहुत प्यारी सी मुस्कान आ गई। सब खुश हो गए थे, बस दो लोगों को छोड़कर। एक था आर्यन और दूसरी थी उसकी माँ कंचन जी। कंचन जी ने हैरानी से एक बार फिर अव्या से पूछा, अव्या, क्या तुम सच में इस रिश्ते के लिए तैयार हो? उनको फिर से ये सवाल पूछता देख अव्या ने थोड़ा इरिटेट होते हुए कहा, हाँ मैंने कहा ना, मैं तैयार हूँ। अब आप बार बार मत पूछिए, मैं कितनी बार कहूँ। और उसने हल्के से अपनी आंखें झुका ली उसे ऐसा करता देख। रेखा जी खुशी से बोली, दीदी देखो तो हमारी अव्या शर्मा रही है। कंचन जी भी खुशी से झूम उठी, वह तो कब से यही चाहती थी। आर्यन तो इसलिए सदमे में था क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि शिवाय सिंघानिया अब उसके जीजाजी बनेंगे। लक्ष्मण जी खुशी से अपने चेयर से खड़े होते हुए बोले, अरे रेखा, मिठाई लेकर आओ जल्दी, सबसे पहले हम अपनी दीदी का मुंह मीठा करेंगे। आशुतोष जी भी अव्या का यह फैसला सुन बहुत खुश थे। खुश भी क्यों ना होते भला, आखिर शिवाय उन्हें पहले ही भाग गया था। कुछ देर बाद लक्ष्मण जी जलेबी खाते हुए आशुतोष जी से बोले, अब देर मत कीजिए जीजा जी, जल्दी से सिंघानिया परिवार को फोन कर बता दीजिए कि हम इस रिश्ते के लिए तैयार हैं। लक्ष्मण जी की बात सुन आशुतोष जी थोड़ा सोचते हुए बोले, इतनी सुबह सुबह उन लोगों को कॉल करना सही रहेगा? अभी कल रात को ही तो मिलकर आए हैं उनसे, मुझे लगता है आज शाम को कॉल करेंगे तो ठीक रहेगा। उनकी बात सुन लक्ष्मण जी बोले, अरे जीजा जी, अब रिश्ता पसंद आया है तो देर क्यों करनी? वैसे भी इतने बड़े घर के लोग हैं, वह कितने लोग चाहते होंगे उनसे रिश्तेदारी करना, क्या पता कब क्या हो जाए। मेरी मानिए तो जल्द से जल्द रोका भी कर दीजिए, इतना अच्छा लड़का और परिवार ढूंढने से भी नहीं मिलता लोगों को। आशुतोष जी कुछ बोलते तभी पीछे से एक धीमी मगर मीठी आवाज उनके कानों पर पड़ी, पापा जल्दी से कॉल कर उन लोगों को हमारा जवाब बता दीजिए। ये सुन सबने अव्या की तरफ देखा। सबको खुद को ऐसा देखते देख अव्या ने झट से अपनी नजरें नीचे झू उसे ऐसे करता देख सब उसकी तरफ देख हंसने लगे। सबको लग रहा था कि वह शर्मा रही है, लेकिन बस अव्या ही जानती थी कि इस वक्त उसके दिल में क्या चल रहा है। सिंघानिया मेंशन, सुबह का वक्त। सुबह सुबह विजया जी और वैष्णवी जी सोफे पर बैठकर कल के बारे में ही बात कर रहे थे। वैष्णवी जी ने कहा, सच में दीदी, मुझे तो अव्या बहुत पसंद आए। मानना पड़ेगा हमारे शिवाय की पसंद को, हम तो खामखा उसको लड़की दिखाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे। विजया जी भी हाँ में सर हिलाते हुए बोली, हाँ वैष्णवी, याद है ना कितनी लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया था उसने। मुझे तो बहुत फिक्र होती थी, लेकिन अब लगता है अव्या ही उसके लिए परफेक्ट है। बस अब वह लोग इस रिश्ते के लिए हाँ कह दे। राजेंद्र जी,
जो उनके सामने बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। वह अपनी शांत आवाज में बोले, सब्र रखो विजया, कल ही तो मिलकर गए हैं वह, थोड़ा वक्त तो दो उन्हें सोचने के लिए। वह कह ही रहे थे, तभी राजेंद्र जी का फोन रिंग होने लगा। उन्होंने देखा तो यह आशुतोष जी का फोन था। उन्होंने विजया जी और वैष्णवी जी को देखते हुए कहा, आशुतोष जी फोन कर रहे हैं, और उन्होंने कॉल रिसीव कर लिया। सामने से आशुतोष जी की आवाज आई, नमस्ते मिस्टर सिंघानिया, माफ कीजिए आपको इतनी सुबह सुबह फोन किया। उनकी बात सुन आशुतोष जी बोले, अरे नहीं नहीं मिस्टर अग्रवाल, हमें तो खुशी हुई आपका फोन आता देख। आशुतोष जी मुस्कुराते हुए बोले, जी अब आपको एक और खुशखबरी सुनाना चाहते हैं। अभी अभी हमारी अव्या से बात हुई है और उसने कहा है कि वह इस रिश्ते के लिए तैयार है। उनकी बात सुन राजेंद्र जी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वह खुशी से बोले, अरे ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी आपने सुबह सुबह, हम तो कब से आपके जवाब का इंतजार कर रहे थे। सच बता रहे हैं, बहुत खुश हुए हैं हम ये सुनकर। आशुतोष जी बोले, सच कहे तो हम भी बहुत खुश हैं। कल आप सबसे, शिवाय बेटा से मिलकर हम सबको बहुत अच्छा लगा। सच में आपका परिवार बहुत अच्छा है। हम तो अपने आप को खुशनसीब मान रहे हैं कि आपके घर से हमारे बेटी के लिए रिश्ता आया है। इसीलिए आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम सबकी इस शादी के लिए हाँ है। राजेंद्र जी चहकते हुए बोले, आशुतोष जी, हमने तो पहले ही अव्या को हमारे घर की बहू मान लिया है। आज आपने ये खुशखबरी सुनाकर उस पर मोहर लगा दी। हम अभी सबको ये खुशखबर बताकर आपको थोड़ी देर में फोन करते हैं। और उन्होंने फोन कट कर दिया। नाश्ते के लिए सब नीचे आ रहे थे। राजेंद्र जी खुशी से बोले, आशुतोष जी का फोन था, कह रहे हैं कि अव्या ने शादी के लिए हाँ कह दिया है। वह सब इस रिश्ते के लिए तैयार है। सब राजेंद्र जी की बात सुनकर खुशी से झूम उठे। अद्विक तो अपनी जगह पर ही नाचने लग गया। विजया जी चहकते हुए बोली, जी क्या आप सच कह रहे हैं? क्या वह लोग मान गए? हे प्रभु, आपका लाख लाख धन्यवाद। वैष्णवी जी किचन की तरफ जाते हुए बोली, दीदी मैं अभी सबके लिए मिठाई लेकर आती हूँ। सीढ़ियों से नीचे आ रहे शिवाय ने भी राजेंद्र जी की बात सुन ली थी। अव्या की रिश्ते के लिए हाँ है ये सुनकर उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। वह नीचे आया तो विजया जी ने उसे एकदम से पकड़ते हुए उसके मुंह में एक गुलाब जामुन ठूस दिया। शिवाय इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। शिवाय को समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ। वो हैरानी से विजया जी की तरफ देखने लगा और फिर उसने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, माँ ये सब क्या है? आपको पता है ना मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे ऐसे मुंह बनाता देख सब अपना मुंह छुपाते हुए हंसने लगे। शिवाय ने एक नज़र सबको घुरा और डाइनिंग हॉल में जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। दादी जी राजेंद्र जी से बोली, राजेंद्र उन लोगों से अव्या की कुंडली मंगवा लो। एक बार गुरुजी से मिलकर दोनों की कुंडलियां मिलवा लेंगे। वैसे तो हमने अव्या की जन्म काल और जन्म तिथि उन्हें बताई थी और उन्होंने कहा भी था कि दोनों एक दूसरे के लिए योग्य हैं, लेकिन फिर भी जन्मपत्रिका दिखाकर एक बार तसल्ली कर लेंगे। विजया जी बोली, अरे हाँ माँ, अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। हमें पहले ही गुरुजी से बात कर लेनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, मुझे यकीन है दोनों की कुंडलियां जरूर मिलेंगी। राजेंद्र जी बोले, अरे हाँ, वह लोग इंतजार कर रहे होंगे। मैंने उनसे कहा था थोड़ी देर में कॉल करने को। विजया जी फिर से बोली, जी उनसे पूछ लीजिए कि क्या हम शाम को उनके घर आ सकते हैं शादी की आगे की बात करने के लिए। राजेंद्र जी बोले, हाँ विजया, थोड़ा तो सब्र करो। अव्या के घर जाने की बात सुन अद्विक खुशी से नाचते हुए बोला, मैं भी जाऊंगा। अब तो मेरी उनसे बहुत अच्छी जान पहचान हो गई है। इस बार तो मैं जरूर आऊंगा आपके साथ। उसकी बात सुन शांति से अपना नाश्ता कर रहे शिवाय ने अपनी आंखें ऊपर कर अपनी सर्द नजरों से अद्विक को उसको ऐसे खुद को घूरता देख अद्विक अपनी जगह पर चुपचाप बैठ गया और मन में बोला, क्या हो जाता है भाई को, बार बार ऐसे अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर घूरते रहते हैं। राजेंद्र जी ने आशुतोष जी को फोन लगा दिया। कुछ सेकंड में ही सामने से फोन रिसीव हुआ। आशुतोष जी की आवाज आई, जी बोलिए सिंघानिया जी। राजेंद्र जी बोले, आशुतोष जी, क्या आप हमें अव्या की जन्म पत्रिका भेज सकते हैं? दरअसल हम एक गुरुजी को बहुत मानते हैं। हम सब चाहते हैं कि एक बार शिवाय और अव्या की कुंडलियां हम उन्हें दिखा ले। उनकी बात सुन आशुतोष जी बोले, जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं कुछ ही देर में आपको अव्या की कुंडली भेजता हूँ। राजेंद्र जी आगे बोले, और एक बात आशुतोष जी, आप सबको कोई एतराज ना हो तो क्या आज शाम को हम आपके घर आ सकते हैं शादी की आगे की बात करने के लिए? माफ कीजिए, मुझे पता है ये सब बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन हम अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते अव्या को हमारे घर की बहू बनाने के लिए। आगे से आशुतोष जी खुशी से बोले, अरे ये कैसी बात कर रहे हैं आप राजेंद्र जी, हमें ऐतराज क्यों होगा भला? हमें तो बहुत खुशी होगी अगर आप सब लोग हमारे घर पधारे। मैं तो चाहूंगा कि आप सब आज रात खाने पर ही आ जाए। कृपया हमें भी मौका दीजिए आप सबकी खातिरदारी करने का। उनकी बात सुन राजेंद्र जी खुशी से बोले, बिल्कुल, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो बहुत खुशी होगी आप सबसे फिर से मिलकर।
तो ठीक है आशुतोष जी, हम सब रात को आ जाएंगे। अग्रवाल हाउस। राजेंद्र जी से बात कर आशुतोष जी ने कॉल कट कर दिया। सामने वाले सोफे पर बैठे हुए लक्ष्मण जी बोले, क्या हुआ जीजा जी, क्या कह रहे थे वह? आशुतोष जी बोले, अव्या की कुंडली मान रहे थे, कह रहे थे कि कोई कुछ गुरुजी है उनको अव्या और शिवाय की कुंडली दिखाना चाहते हैं और पूछ रहे थे कि क्या शाम को हमारे घर आ सकते हैं, शादी की आगे की बात करना चाहते हैं। मैंने उन्हें खाने पर इनवाइट किया है। फिर वो कंचन जी की तरफ देखते हुए बोले, कंचन कल बहुत अच्छी खातिरदारी की थी उन्होंने हम सब की, अब हमारी बारी है, जो चाहे वो सब तब मंगवा लेना, कोई भी कमी मत करना। लक्ष्मण जी भी उनकी बात से सहमत होते हुए बोले, हाँ दीदी बिल्कुल सही कह रहे हैं जीजा जी, आखिर अब वह हमारे अव्या के ससुराल वाले बनने वाले हैं। कंचन जी और रेखा जी ने हमें अपना सर हिला दिया। आशुतोष जी आगे बोले, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, हाफ डे लेकर दोपहर को आ जाऊंगा। अव्या वहीं बैठे सबकी बातें सुन रही थी। शिवाय का परिवार शाम को घर आने वाला है, ये सुन उसका चेहरा फिर से उदास हो गया। उसे तो सोच सोच कर ही परेशानी हो रही थी कि आज फिर से उसे शिवाय का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि क्या पता शायद शिवाय आ जाए ही ना, वैसे भी इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ है, रोज थोड़ी ना वक्त होगा उसके पास। आज भी उसने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। वैसे तो उसको छुट्टी लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसकी मम्मी ही रात के खाने की सारी तैयारियां देख रही थी, उसको कोई किचन में आने भी नहीं दे रहा था। लेकिन आज उसका ऑफिस जाने का भी मन नहीं कर रहा था। दोपहर में उसने तेजस की मां को फ़ोन किया। उन्होंने उसे बताया कि तेजस के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है, पुलिस अभी भी उसे ढूंढ रही है। उनकी बात सुन अव्या को थोड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा था कि उसकी शादी के लिए हाँ करने के बाद शिवाय तेजस को छोड़ देगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि तेजस अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचा, क्या शिवाय ने अभी भी उसे पकड़ रखा है? पर क्यों? उसने शिवाय की बात मान ली थी, फिर क्यों तेजस अभी तक अपने घर नहीं पहुंचा? वह ये सवाल शिवाय से पूछना चाहती थी, लेकिन कैसे? अब उसे तेजस की फिक्र हो रही थी कि शिवाय ने तेजस के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। उसका दिल चिंता से भर गया, लेकिन अब वही बात बताएं तो भी किसे? डर और चिंता से अव्या के आंखों में आंसू आने लगे। वह अपने कमरे में बैठकर फिर से रोने लगी। शाम का वक्त। अनीका ऑफिस से अपने घर आ चुकी थी। कल से उसकी अव्या के साथ कोई बात नहीं हुई थी। सुबह भी अव्या ने उसे सिर्फ एक मैसेज किया था कि वह ऑफिस नहीं आने वाली। उसके बाद अव्या ने उसको उसके कोई मैसेज फ़ोन कॉल का जवाब नहीं दिया था। अनीका को अब अव्या की फिक्र हो रही थी। उसने सोचा कि वह सीधे जाकर अव्या से मिल लेगी। उसने अव्या के घर की बेल बजाई तो सामने से कंचन जी ने दरवाजा खोला। अनीका को देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह उसे अंदर ले जाते हुए बोली, अच्छा हुआ तुम आ गई बेटा, बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। कुछ देर में वह लोग आते ही होंगे, तुम अव्या की मदद कर देना तैयार होने में। उनकी बात सुन अनीका ने सवालिया नजरों से उन्हें पूछा, कौन लोग आने वाले हैं आंटी? मेरी तो कल से अव्या से कोई बात ही नहीं हुई, इसलिए मैं उसे देखने आई थी। कंचन जी ने अपने सर पर मारते हुए कहा, हे भगवान, देखो कैसी दोस्त है तुम्हारी। अरे परसों अव्या के लिए एक रिश्ता आया था, हमने उसे हाँ कह दिया है। अरे हमने क्या, अव्या ने ही रिश्ते के लिए हाँ कर दिया है। वही लोग शादी की आगे की बात करने के लिए आज यहाँ आने वाले हैं। अव्या की तबीयत आज थोड़ी नासाज है, तुम जरा देख लो और अच्छे से तैयार कर देना उसे, मुझे किचन में बहुत काम है आज। इतना बोलकर वह जल्दी जल्दी किचन में चली गई। कंचन जी की बात सुनकर अनीका के तो जैसे होश उड़ गए थे। वह भागते हुए अव्या के कमरे की तरफ चली गई। वह बिना नोक किए सीधे उसके कमरे में अंदर आई। उसने देखा कि अव्या अपना उदास चेहरा लेकर बेड पर बैठी हुई थी। अनीका ने जल्दी से उसके कमरे का दरवाजा लॉक कर दिया और अव्या के पास जाते हुए बोली, अव्या ये क्या सुन रही हूँ मैं, तूने शादी के लिए हाँ कह दिया है? अव्या ने सर ऊपर कर सामने देखा। अनीका को वहां आया देख उसकी आंखें नम हो गई। वह जल्दी से जाकर अनीका के गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। अनीका को देखकर कल से जो डर, गुस्सा, लाचारी जो उसने अपने अंदर दबा कर रखा था वह अब बाहर आने लगा। उसे कल से जी सहारे की जरूरत थी, वो उसे मिल गया था। अनीका को तो पहले समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन अव्या को ऐसे रोता देख उसने भी उसे कसकर गले लगा लिया। वह उसकी पीठ को सहलाते हुए बोली, क्या हुआ है अव्या, कैसे क्यों रो रही है तू? लेकिन अव्या तो रोती ही जा रही थी। अनीका तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि उसे क्या हुआ है। एक तो उसका शादी के लिए हाँ कहना और ऊपर से यह हालत। उसको यकीन नहीं हो रहा था, जिस अव्या को वह जानती थी वह तो बहुत ढीठ थी। अगर उस पर किसी ने शादी के लिए दबाव डाला तो भी वह ऐसे रोने के बजाय सबसे लड़ती रहती, लेकिन आखिर में अपनी मनमानी ही करती। कुछ देर बाद अव्या थोड़ी शांत हुई। अनीका ने उसे खुद से थोड़ा दूर किया और उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए उससे पूछा, यह क्या चल रहा है अव्या, तेरी ऐसी हालत और तू शादी के लिए हाँ कैसे कर सकती है? तू तो अनिकेत भाई को पसंद करती है ना? अनिकेत का नाम सुन अव्या के मुश्किल से रुके हुए आंसू फिर से बहने लगे। अनीका ने आगे कहा, कुछ तो बोलना अव्या, क्या हुआ है?
अगर कोई तुझ पर शादी के लिए जबरदस्ती कर रहा है तो तू मुझे बता, मैं कुछ। वह बोल ही रही थी, तभी उसकी बात को काटते हुए अव्या जोर से बोली, कुछ नहीं कर सकती तू अनिका, और न ही मैं कुछ कर सकती हूँ। कोई कुछ नहीं कर सकता उसके आगे। अव्या जाकर अपने बैग पर बैठ गई। कल से जो जो हुआ था वह सारी बातें वह अनिका को बताने लगी। तेजस को उस इंसान ने किडनैप करवाया है। ये सुनकर तो अनिका भी बहुत ज्यादा डर गई थी। अव्या के लिए जिस लड़के का रिश्ता आया है वह इतना डरावना हो सकता है, ये अनिका के लिए बहुत शॉकिंग था। अव्या रोते हुए बोली, अब बता अनिका, क्या मेरे पास कोई ऑप्शन है इस शादी को करने के अलावा? अनिका ने अव्या के हाथ को अपने हाथों में पकड़ते हुए कहा। लेकिन अव्या, उसने ये सब कुछ किया है बस एक थप्पड़ का बदला लेने के लिए। कितना खतरनाक इंसान है वह। तू समझ रही है कि उससे शादी कर तू अपने आप को कितने बड़े मुसीबत में डालने जा रही है। अव्या ने अपने आंसू साफ किए और सीधे बैठते हुए बोली, तो क्या करूं मैं अनिका? क्या मैं अपनी वजह से अपने परिवार को मुसीबत में डाल दूं? तुझे नहीं पता, लेकिन मैंने देखा है कि उसने कितनी बुरी तरह से तेजस को वहां बांध कर रखा हुआ था। उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। अव्या और अनिका बात कर रहे थे, तभी दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। दोनों एकदम से चौंक गए। बाहर से कंचन जी की आवाज आए, अव्या तैयार हो गई क्या तुम? वह लोग किसी भी वक्त आते होंगे, और ये दरवाजा क्यों लॉक करके रखा है? उनकी आवाज सुन अव्या ने अनिका को इशारा किया और जल्दी से बाथरूम में चली गई। अनिका ने दरवाजा खोला तो कंचन जी कमरे के अंदर आए। अनिका बोली, वह आंटी अव्या बाथरूम में है। कंचन जी ने इधर उधर देखा। उन्होंने अव्या के लिए निकाली हुई साड़ी अभी तक बैग पर ऐसे ही रखी हुई थी। उन्होंने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, हे भगवान, अभी तक अव्या ने साड़ी नहीं पहनी। इतनी देर क्या कर रही थी तुम दोनों? जरूर गप्पे लड़ाते रहे होंगे। कनिका ने कहा, नहीं नहीं आंटी, वह अव्या की तबीयत थोड़ी खराब लग रही थी। अब मैं पक्का उसे तैयार कर दूंगी, आप जाए नीचे की तैयारी देखिए। कंचन जी ने लंबी सांस ली और वह वहां से चली गई। कुछ देर बाद अब आशुतोष जी भी घर आ चुके थे। लक्ष्मण जी, रेखा जी, कंचन जी, आर्यन सब तैयार होकर मेहमानों का इंतजार कर रहे थे। अव्या भी तैयार होकर अपने रूम में बैठी हुई थी। तभी घर के बाहर बहुत सारी गाड़ियों के हॉर्न की आवाज आने लगी। उसे सुन सब लोग घर के कंपाउंड में आ गए। राजेंद्र जी अपनी मां के साथ गाड़ी से बाहर आए। विजया जी, वैष्णवी जी, शेखर जी भी बाहर आए। दूसरी गाड़ी से रीवा, अद्विक और शार्विक के साथ वहां आ गई। सब एक दूसरे को नमस्ते कर रहे थे। तभी एक और गाड़ी वहां आकर रुकी। ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाजा खोलते ही शिवाय बड़ी शान से बाहर आया। उसने एक झटके से अपने कपड़ों को ठीक किया और चलते हुए उन सब के पास जाने लगा। उसने अव्या के घर वालों को नमस्ते किया। आशुतोष जी उन सब की तरफ देखते हुए खुशी से बोले, हमें बहुत खुशी है कि आप सब लोग यहाँ आए। चलिए अंदर चलते हैं। सब लोग आशुतोष जी के साथ घर के अंदर आए। कंचन जी ने भी सबका मुस्कुरा कर वेलकम किया। सबके बैठने के बाद कुछ नौकर गाड़ी में से कुछ सामान लेकर अंदर आए। उन्होंने एक एक कर सब सामान अंदर रख दिया। उन सारी मिठाइयाँ और तरह तरह के गिफ्ट्स देखकर कंचन जी विजया जी से बोली, अरे बहन जी, इतना सब लाने की क्या जरूरत थी? विजया जी ने खुशी से कहा, अब आप हमें किसी भी चीज के लिए ना नहीं कर सकती बहन जी। अब ये हमारे बहू का मायका है। उन्होंने सामने रखे हुए एक बॉक्स को खोला और उसमें रखी मिठाई कंचन जी को खिलाते हुए बोली, आप तो बस मुंह मीठा कीजिए। तभी रेखा जी किचन से सबके लिए पानी और मिठाइयाँ लेकर बाहर आई। शेखर जी ने भी आशुतोष जी को मिठाई खिलाई। शिवाय शांति से एक सोफे पर बैठा हुआ था, लेकिन उसकी नजरें बार बार इधर उधर जा रही थी। उसका इन सब की बातों पर कोई भी ध्यान नहीं था। वह तो जब से आया था तब से उसकी नजरें अव्या को ढूंढ रही थी, लेकिन अव्या उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। दादी जी ने खुशी से कहा, हमारे गुरुजी तो कह रहे थे कि दोनों जन्म पत्रिका बिल्कुल अच्छे से मिल रही है। ऐसा लगता है जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। बस शादी जल्दी करानी होगी दोनों की। उनकी बात सुन आशुतोष जी थोड़ा गंभीर होते हुए बोले, जी जल्दी मतलब? राजेंद्र जी बोले, दरअसल आशुतोष जी, शिवाय की जन्म पत्रिका अनुसार अगले महीने की 5 तारीख को शादी का मुहूर्त है, वरना उसके ग्रह बदलने की वजह से सीधे 9 महीने बाद ही उसकी शादी का मुहूर्त निकल सकता है। इसलिए माँ कह रही है कि दोनों की शादी जल्द करानी होगी। उनकी बात सुन आशुतोष जी और कंचन जी एक दूसरे को देखने लगे। उनका ऐसा गंभीर चेहरा देख विजया जी बोली, भाई साहब, आप सबको लग रहा होगा कि हम बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए हमें भी थोड़ा वक्त चाहिए था तैयारी के लिए। लेकिन 9 महीने बहुत लंबा समय हो जाएगा, हम इतना वक्त तो नहीं रोक सकते। लक्ष्मण जी ने आशुतोष जी को कुछ इशारा किया। आशुतोष जी थोड़ा गंभीर होते हुए बोले, वह सब तो ठीक है बहन जी, लेकिन इतने कम वक्त में शादी की सारी तैयारियां कैसे हो पाएगी? आज 10 तारीख है, ऐसे में तो हमारे हाथ में सिर्फ 25 दिन ही है सारी व्यवस्था करने के लिए। उनकी बात सुन शेखर जी उनको दिलासा देते हुए बोले, आप परेशान क्यों होते हैं भाई साहब, हम सब हैं ना सारी व्यवस्था करने के लिए।
शादी की तैयारी की चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए। तभी उन सब के बीच में शिवाय की तेज आवाज गूंजी, शादी और शादी के सारे फंक्शंस हमारे होटल में होंगे, वहाँ का सारा स्टाफ सारी तैयारियां देख लेगा। आप सबको शादी की तैयारियों की टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसकी आवाज सुन सब उसकी तरफ देखने लगे। एक पल के लिए वहां शांति पसर गई, लेकिन फिर आशुतोष जी कुछ सोचते हुए बोले, वो तो सब ठीक है बेटा, लेकिन हम ऐसे सारी जिम्मेदारियां आप सबके ऊपर नहीं डाल सकते। कुछ लेन देन की बात तो हमें कर लेनी चाहिए। उनकी बात सुन राजेंद्र जी बोले, ये कैसी बात कर रहे हैं आप आशुतोष जी? आप अपने जिगर के टुकड़े को हमें सौंप रहे हैं, इससे ज्यादा हम आपसे क्या ही ले सकते हैं। हमें सिर्फ हमारी बहू चाहिए। उनकी नेक ख्याल सुन आशुतोष जी का मन तृप्त हो गया। वह अपने हाथ जोड़ते हुए बोले, हमारी बेटी सच में बहुत खुश नसीब है कि उसे आपके जैसा परिवार मिल रहा है। लेकिन फिर भी हम कहना चाहते हैं कि हमने हमारी बेटी की शादी के लिए बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत पूंजी जमा रखी है। अगर आप सबको ठीक लगे तो हम हमारे थोड़े बहुत करीबियों को बुलाकर सगाई का छोटा सा फंक्शन अपनी ओर से करना चाहेंगे। राजेंद्र जी भी खुशी से बोले, बिल्कुल आशुतोष जी, हमें भला इसमें क्यों इतराज होगा। अगर आप सही समझे तो हम कल ही गुरुजी को पूछकर सगाई के लिए एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवाते हैं। आशुतोष जी ने भी उनकी बात पर सहमति जता दी। विजया जी बोली, अरे अब हमारी बहू को तो बुला दीजिए, कब से हम सब उससे मिलना चाहते हैं। कंचन जी खुशी से बोली, जी जरूर, हम अभी उसे बुलाते हैं। कुछ देर बाद अव्या रेखा जी के साथ नीचे आए। उसे देख सब बहुत खुश हो गए। पर्पल कलर की साड़ी में उसका रूप और ज्यादा निखर कर आ रहा था। विजया जी खड़ी हुई और अव्या के कानों के पीछे काजल का टीका लगाते हुए प्यार से बोली, साड़ी में और भी सुंदर लग रही है हमारी बहू, किसी की नजर ना लगे तुम्हें। उनकी बात सुन सबके होठों पर मुस्कान आ गई। शिवाय जो कब से अपने फोन में अपने काम के कुछ ईमेल्स चेक कर रहा था, उसने ये सुना तो उसने अपनी आंखें ऊपर कर एक नजर अव्या की तरफ देखा। उसको साड़ी में देख तो शिवाय की तो जैसे धड़कने ही ठहर गई हो। वह एकदम से उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। तभी उसकी नजर उसके गोरे पतले पेट पर गई, जो साड़ी के पीछे से हल्का सा झांक रहा था। उसकी गहरी और गोल नाभि देख तो शिवाय का दिल जैसे बेकाबू होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या हो रहा है। ये सारे एहसास उसके लिए नए थे। आज तक न जाने कितनी खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियां उसके आगे पीछे मंडराई थी, लेकिन आज तक उनमें से किसी की तरफ भी देखने का उसका दिल नहीं किया। तो आखिर इस लड़की में ऐसा क्या था कि उसकी हर बात, उसका हर रूप उसको बेकाबू कर देता। रेखा जी की आवाज से शिवाय अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने देखा तो सामने रेखा जी उसके आगे कचौरी की प्लेट लेकर खड़ी थी। उसने उसे ले लिया और मन में सोचा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू शिवाय, क्या कर रही है वो लड़की तुम्हारे साथ, तुम इसे बहक नहीं सकते। उसने वह सारे ख्याल अपने दिमाग से झटक दिए और फिर से अपना चेहरा हमेशा की तरह सख्त बना लिया। अव्या ने तो एक बार भी शिवाय की तरफ नहीं देखा। वो वैसे ही अपनी आंखें झुकाकर दादी जी के बगल में बैठी हुई थी। उसे साड़ी पहनना बिल्कुल पसंद नहीं था, ऊपर से यह साड़ी बहुत ज्यादा हैवी थी। अव्या को इसे संभालने में मुश्किल हो रही थी। विजया जी कंचन जी की तरफ देखते हुए बोली, बहन जी, हम चाहते हैं कि आज ही इन दोनों की रोके की रस्म हो जाए। हम आते वक्त सब सामान लेकर आए हैं। कंचन जी अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोली, जी जी क्यों नहीं, हम भी कुछ ऐसा ही चाहते थे। विजया जी ने अव्या की तरफ देखते हुए कहा, अव्या जाओ बेटा, शिवाय के बगल में जाकर बैठ जाओ। अव्या ने नीचे देखते हुए ही हाँ मैं अपना सर हिला दिया और वह जैसे तैसे कर अपनी साड़ी संभालते हुए धीरे धीरे शिवाय की तरफ जाने लगी। चलते चलते साड़ी का पल्लू उसके पैर में आ गया और वह लड़खड़ा गई। वहीं पास में बैठा हुआ अद्वैत जल्दी से आ गया और उसने अव्या का हाथ पकड़ लिया। वह उसे ठीक से खड़ा करने लगा। कंचन जी भी जल्दी से अव्या के पास आए और पीछे से उसको सहारा देते हुए बोली, अव्या बेटा संभाल कर चलो। सामने बैठे शिवाय की मुट्ठियां कस गई। अद्वैत ने पकड़े हुए अव्या के हाथ को शिवाय अपनी डरावनी निगाहों से घूर रहा था। उसे पता नहीं क्यों पर आगे का नजारा देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अव्या खुद को संभाल कर ठीक से खड़ी हो गई और फिर से चलते हुए शिवाय के पास आकर बैठ गई। शिवाय अभी भी अपने गुस्से भरी आंखों से उसके हाथ को घूर रहा था, लेकिन अव्या ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा, जैसे वह वहां हो ही ना। उसे ऐसे खुद को नजरअंदाज करता देख शिवाय का गुस्सा और बढ़ गया। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया कि उसने एकदम से झटके से अव्या का हाथ पकड़ लिया और उसे जोर से मसलने लगा। वही हाथ जो अभी अभी अद्वैत ने पकड़ा हुआ था, उसको अचानक से ऐसे अपना हाथ पकड़कर देख अव्या चौंक गई। उसने हैरानी से शिवाय की तरफ देखा। शिवाय अपनी काली गहरी आंखों से उसी को घूर रहा था। अव्या ने उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो शिवाय ने और जोर से उसका हाथ कस लिया। अव्या ने घबराते हुए इधर उधर देखा। विजया जी, वैष्णवी जी, रीवा रोके का सामान बाहर निकाल रहे थे। राजेंद्र जी ड्राइवर को गाड़ी में रखा सामान लाने के लिए कह रहे थे।
आशुतोष जी अंदर से कुछ सामान बाहर ला रहे थे। कंचन जी और रेखा जी किचन में गई हुई थी। शार्विक फोन पर किसी से बात कर रहा था। किसी का ध्यान उन पर नहीं है। ये देख अव्या ने एक चैन की सांस ली। उसने फिर एक बार शिवाय की तरफ देखा और फुसफुसाते हुए बोली, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन शिवाय अभी भी उसका हाथ पकड़कर मसल रहा था, जैसे अपना गुस्सा उस पर निकाल रहा हो। उसके ऐसे दबाने से अव्या के मुंह से हल्की आह निकली। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो, छोड़ो मेरा हाथ, अगर किसी ने देख लिया तो। लेकिन शिवाय तो शिवाय था। उसने उसका हाथ और मजबूती से पकड़ लिया और अव्या की तरफ ऐसे देखने लगा जैसे कह रहा हो, नहीं छोड़ूंगा, क्या कर लोगी? शिवाय को उसकी बात ना मानता देख अव्या ने एक लंबी सांस ली। फिर उसने कुछ सोचते हुए अपने साड़ी के पल्लू को उन दोनों के हाथ पर फैलाकर रख दिया। उसने उस पल्लू को ऐसे रखा जिससे कोई उन दोनों के हाथ को ना देख पाए। तभी विजया जी उन दोनों के सामने आकर खड़ी हो गई। उन्होंने अव्या के सर पर अपने साथ लाई हुई चुनरी उड़ा दी। फिर उन्होंने उन दोनों का तिलक किया और प्यार से अपना हाथ उन दोनों के सर पर रखते हुए कहा, भगवान करे तुम दोनों एक बहुत अच्छे जोड़ीदार साबित हो। उनकी बात सुन सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अव्या को तो समझ नहीं आ रहा था कि वह उनकी इस बात पर हंसे या रोए। उसने अपने होठों पर एक झूठी मुस्कान लेकर उनकी तरफ देखा। उनके बाद वैष्णवी जी सामने आए। उन्होंने भी दोनों को तिलक लगाया और अपना बहुत सारा आशीर्वाद देकर वहां से चली गई। पल्लू के नीचे शिवाय भी अव्या के हाथ को कसकर पकड़े हुआ था। कभी वह उसका हाथ जोर से मसलता, कभी उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाता। अब शिवाय को उसके हाथों के साथ खेलने में मजा आ रहा था। अव्या जैसे तैसे कर अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए सामने सभी की तरफ देख रही थी। शिवाय के बीच बीच में उसके हाथों को मसलने से उसके मुंह से हल्की हल्की आह निकलती, जिसे वह जैसे तैसे कर बहुत मुश्किल से छुपा रही थी। लेकिन अब उसे भी शिवाय पर गुस्सा आने लगा था। उसने चुपके से एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर अपने बड़े बड़े नाखून उसके हाथों में चुभाने लगी। उसको ऐसा करता महसूस कर शिवाय के चेहरे पर एक डेविल मुस्कान आ गई। उसके नाखूनों की वजह से शिवाय के हाथ से हल्का हल्का खून आने लगा था। उसने शिवाय की तरफ देखा तो वह हमेशा की तरह अपना सख्त भावहीन चेहरा लिए वहां शांति से बैठा हुआ था, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अव्या फिर थक कर अपने हाथों को पीछे लेने लगी, लेकिन शिवाय कहाँ पीछे हटने वाला था। उसने एकदम से अव्या की उंगलियां अपने हाथों में फंसाते हुए उन्हें जोर से दबाया। उसके ऐसा करने से अव्या, जो कि अभी अभी थोड़ी रिलैक्स हो गई थी, उसके मुंह से एकदम से आह निकला। सामने खड़ी कंचन जी, जो उसे तिलक लगा रही थी, उसकी आवाज सुन चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। उन्होंने परेशान होते हुए पूछा, क्या हुआ, कुछ लगा तुम्हें? अव्या ने जल्दी से अपने आप को नॉर्मल किया और बोली, अरे नहीं माँ, वह हिचकी आ रही थी मुझे। उसकी बात सुन कंचन जी ने अजीब नजरों से उसे देखा और फिर से उन दोनों का तिलक करने लगी। ऐसे ही बारी बारी सब बड़े लोगों ने आकर उन दोनों का तिलक किया और दोनों को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। फिर कंचन जी बोली, जाओ बेटा जी, आप दोनों घर के मंदिर में जाकर भगवान जी का आशीर्वाद ले लो। उनकी बात सुन शिवाय ने फाइनली अव्या का हाथ छोड़ दिया। अव्या ने एक राहत की सांस ली। दोनों फिर घर के मंदिर में गए और भगवान जी का आशीर्वाद ले लिया। शिवाय फिर वापस आकर अपनी जगह पर बैठ गया, लेकिन अव्या अपनी माँ के पास ही खड़ी रही। उसकी फिर से हिम्मत नहीं थी शिवाय के साथ बैठने की। शिवाय फिर से अपने फोन में कुछ करने लगा। तभी शेखर जी की नज़र शिवाय के हाथों पर गई, जिन पर जगह जगह खरोचने के निशान थे। उन पर कहीं कहीं से खून भी आ रहा था। शेखर जी चिंता जताते हुए बोले, शिवाय ये क्या हुआ तुम्हारे हाथों को, ये खरोचे कैसी? उनकी बात सुन वही खड़ी अव्या अपनी जगह पर ही उछल गई। वो घबराते हुए शिवाय की तरफ देखने लगी। शिवाय ने एक नज़र अपने हाथों को देखा, फिर सामने खड़ी अव्या की तरफ देखा। उसे ऐसे घबराया देख वो टेढ़ी हंसी हंसते हुए बोला, कुछ नहीं चाचू, एक जंगली बिल्ली ने अपने नाखून मारे हैं। कुछ देर बाद कंचन जी बोली, बहन जी चलिए, अब हम सब डिनर कर लेते हैं। विजया जी ने भी हाँ में अपना सर हिला दिया। रेखा जी ने और कंचन जी ने टेबल पर सारे खाने के डिशेस को अच्छे से सजा दिया था। पहले सारे आदमी खाना खाने के लिए बैठ गए, उनके साथ रीवा भी खाना खाने के लिए बैठ गई। कंचन जी, विजया जी और वैष्णवी जी को खाने के लिए बैठने के लिए कह रही थी, लेकिन उन्होंने मना करते हुए कहा, नहीं नहीं बहन जी, हम सब साथ में ही खाना खाएंगे। रेखा जी और कंचन जी सबको खाना परोसने लगी। विजया की भी उनकी मदद करना चाहती थी, लेकिन कंचन जी ने उन्हें सख्त मना कर दिया। अव्या भी सबको खाना परोस रही थी। उसने राजेंद्र जी के प्लेट में सब्जी डाल दी तो वह खुश होते हुए बोले, देखो विजया, अब जल्दी वह दिन भी आने वाला है जब हम हमारे बहू के हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे। उनकी बात सुन सबके होठों पर मुस्कान आ गई, लेकिन शिवाय तो किसी और ही दुनिया में गुम था। रह रहकर उसकी नज़र अव्या के गोरे पेट पर जा रही थी। उसका पतला पेट साड़ी से झांक रहा था। वह बार बार शिवाय को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। वह चाहकर भी अपना ध्यान उससे हटा नहीं पा रहा था।
फिर उसने देखा कि अद्वैत बार बार अव्या से कुछ न कुछ मांग रहा था और अव्या भी मुस्कुराते हुए उसके प्लेट में परोस रही थी। अव्या को बार बार अद्वैत के पास जाता देख शिवाय को अब गुस्सा आने लगा था। अद्वैत को परोसते वक्त अव्या का शरीर अनजाने में ही अद्वैत के शरीर से थोड़ा टच हो जाता। ये देख शिवाय की आंखें बड़ी हो गई। शिवाय को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। अव्या फिर एक बार अद्वैत को कुछ परोसने के लिए आगे झुकी हुई थी। तभी शिवाय एकदम से अपनी सर्द आवाज में बोला, अव्या। उसको अव्या का नाम लेते सुन सब हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। आशुतोष जी भी शिवाय की सर्द आवाज सुन उसकी तरफ चिंता भारी नजरों से देखने लगे। अव्या जो अद्वैत के प्लेट में कुछ परोस रही थी उसने भी अपना सर ऊपर कर हैरानी से शिवाय की तरफ देखा, लेकिन शिवाय की सर्द निगाहें देख अव्या ने डरते हुए जल्दी से अपनी नजरें नीचे झुका ली। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह इंसान करना क्या चाहता है जो ऐसे सबके सामने उसे नाम लेकर पुकार रहा है और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरे जा रहा है। वह धीरे धीरे चलते हुए उसके पास जाने लगी। तभी विजया जी ने शिवाय के पास आते हुए उससे पूछा, क्या हुआ शिवाय, तुम अव्या को क्यों बुला रहे हो? शिवाय ने अव्या से नजरें हटाकर अपनी माँ की तरफ देखा, फिर उसकी नज़र वहां बैठे सभी की तरफ गई जो अभी भी हैरानी से उसको देख रहे थे। उसे समझ में आ गया था कि उसने क्या कर दिया है। वह अपनी बात संभालते हुए बोला, कुछ नहीं, मुझे सिर्फ वह चाहिए था। उसने अव्या के हाथ में पकड़े हुए बाउल की तरफ इशारा करते हुए कहा। विजया जी ने अव्या के हाथ में पकड़े हुए बाउल की तरफ देखा और फिर वह हैरानी से शिवाय की तरफ देखने लगी। सब लोग अब और ज्यादा हैरानी से शिवाय को देख रहे थे। सबके ऐसे रिएक्शन देख शिवाय ने अव्या के हाथों में पड़े बोल को देखा। उसमें गुलाब जामुन देख वह समझ गया कि सब ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। उसने मन ही मन खुद को बहुत गंदी सी गाली दी। सबको पता था कि शिवाय को मिठा बिल्कुल पसंद नहीं है। अव्या उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसने अपनी नजरें झुकाए हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और शिवाय की प्लेट में गुलाब जामुन परोसने लगी। शिवाय ने अपने दिल पर पत्थर रख उसमें से एक गुलाब जामुन उठाया और उसे अपने मुंह में डाल दिया। उसे देख अधिक शारीरिक और रीवा शिवाय को देख अपना मुंह दबाकर हंस रहे थे। अद्वैत ने धीरे से शार्विक के कानों में कहा, लगता है शिवाय भाई भाभी के प्यार में सच में पागल ही हो गए हैं। देखो तो भाभी का परोसा हुआ गुलाब जामुन भी कितना चाव से खा रहे हैं। और वह फिर से हंसने लगा। शार्विक उसको शांत करते हुए बोला, धीरे बोल छोटे, अगर भाई ने तेरी बात सुन ली ना तो कहीं भाई तुझे तलकर काला नीला ना बना दे, फिर तू भी गुलाब जामुन की तरह ही दिखेगा। उसकी बात सुन अद्वैत का मुंह बन गया। अब सबका खाना हो चुका था। सभी औरतों ने भी अच्छे से अपना डिनर एंजॉय किया। सभी औरतें अंदर बैठकर एक दूसरे से बातें कर रही थी। विजया जी कंचन जी और रेखा जी को उनके परिवार के सारे लोगों के बारे में बता रही थी। बाहर बैठे राजेंद्र जी, शेखर जी और आशुतोष और लक्ष्मण जी अपने काम और बिजनेस के बारे में बातें कर रहे थे। शिवाय अपने फोन में कुछ मेल पढ़ रहा था। वही शार्विक फोन पर किसी से कल के मीटिंग के बारे में डिस्कस कर रहा था। लेकिन वहीं बैठे रीवा, अद्वैत और आर्यन बहुत ज्यादा बोर हो गए थे। न उनके पास करने के लिए कुछ था और न ही उनको सब बड़ों की बातों में कोई इंटरेस्ट था। तभी रीवा के दिमाग में कुछ आया। वह धीमी आवाज में अद्वैत और आर्यन के कान में कुछ बताने लगी। उसकी बात सुन अद्वैत का चेहरा तो एकदम से गुलाब की तरह खिल गया। वह रीवा को देखते हुए बोला, कभी कभी मुझे यकीन हो जाता है कि तू मेरी ही बहन है। वह तीनों अपनी जगह से उठे और राजेंद्र जी के पास जाकर खड़े हो गए। रीवा ने बहुत मीठी आवाज में राजेंद्र जी से कहा, पापा हम सबको आइसक्रीम खानी है, क्या हम सब आइसक्रीम खाने के लिए जा सकते हैं? उसकी बात सुन सामने बैठे आशुतोष जी बोले, बेटा आपको आइसक्रीम खानी है तो हम अभी मंगवा लेते हैं। उनकी बात सुन रीवा जल्दी से बोली, नहीं नहीं अंकल, वह तो हम सब सोच रहे थे कि यही थोड़ी दूर पर आइसक्रीम पार्लर है, हम वहां जाकर खा लेंगे। भाभी और आर्यन को भी साथ ले जाएंगे, उसी बहाने मैं अपनी भाभी के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड कर लूंगी ना। उसकी बात सुन आशुतोष जी अपने घड़ी में वक्त देख थोड़े गंभीर हो गए। राजेंद्र जी ने उन्हें रिलैक्स करते हुए कहा, अरे आशुतोष जी आप चिंता मत कीजिए, बच्चों का मन है तो आ जाएंगे खाकर। मैं शिवाय से कहता हूँ वो उनके साथ ही रहेगा। शिवाय का नाम सुन आशुतोष जी ने भी अपना सर हाँ में हिला दिया। राजेंद्र जी ने शिवाय को आवाज लगाई। शिवाय उनके पास आते हुए बोला, जी पापा। राजेंद्र जी बोले, इन सबको आइसक्रीम खाने जाना है, तुम और शार्विक भी उनके साथ चले जाना। उनकी बात सुन शिवाय ने उन तीनों की तरफ अपनी सर्द निगाहों से देखा, जैसे कह रहा हो कि क्या अब मैं तुम सबकी बेबी सिटिंग भी करूंगा। वह राजेंद्र जी को सीधे मना करने ही वाला था, तभी रीवा शिवाय की तरफ देखते हुए बोली, जैसे वह उसे ही सुना रही हो, पापा मैं अभी जाकर भाभी को लेकर आती हूँ। अव्या का नाम सुन शिवाय एकदम से चुप हो गया। उसने देखा कि अद्वैत और रीवा अव्या के पास जा रहे हैं। उसने अपने एक हाथ से अपने माथे को दबाया और धीमी आवाज में बोला, जी पापा, और वहां से बाहर की तरफ बढ़ गया। अव्या अंदर सभी औरतों के साथ बैठी हुई थी। रीवा और अद्वैत उसके पास आते हुए बोले, चलिए भाभी, हम सब आइसक्रीम खाने के लिए जा रहे हैं।
अव्या ने उनकी तरफ देखा और थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, मैं वह बोल ही रही थी, तभी रीवा उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, अरे मैं कुछ नहीं भाभी, पापा ने परमिशन दे दी है, हम सब जा रहे हैं, आर्यन भी साथ में आएगा, तो अब आप ज्यादा सोचिए मत और चलिए हमारे साथ। अव्या कुछ बहाना देकर उनको मना करने वाली थी, तभी विजया जी बोली, अरे जाओ ना बेटा, इसी बहाने तुम सब थोड़ा घूम कर आ जाओगे। अव्या ने एक बार कंचन जी की तरफ देखा तो उन्होंने अपना सर हाँ में हिला दिया। अब वह कैसे मना कर सकती थी। अब वह अपनी जगह से उठी और बेमन से उनके साथ बाहर जाने लगी। उनके घर के गेट पर ड्राइवर सीट पर बैठा शार्विक उन सब का इंतजार कर रहा था। शिवाय को वहां न देख अव्या के दिल को थोड़ी राहत मिली, वह भी उन सब के साथ आगे बढ़ गई। अद्वैत आगे पैसेंजर सीट पर बैठ गया, आर्यन और रीवा पीछे बैठ गए। अव्या गाड़ी के अंदर जाने ही वाली थी, तभी रीवा ने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। अव्या ने कंफ्यूजन से सामने देखा, रीवा ने अपने साइड की विंडो नीचे की और अव्या की तरफ देखते हुए बोली, अरे ना भाभी, आप हमारे साथ थोड़ी ना आ सकते हैं। अव्या ने नासमझी से रीवा की तरफ देखा और कहा, मतलब? रीवा शरारती अंदाज में बोली, मतलब ये हमारी प्यारी भाभी कि आप इस गाड़ी में नहीं, आप उस गाड़ी से आ रही है, भाई पीछे आपका इंतजार कर रहे हैं। रीवा ने पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहा और शार्विक ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अव्या तो हैरानी से उनकी गाड़ी को जाते हुए देख रही थी। फिर अव्या ने कुछ सोचकर पीछे की तरफ देखा तो शिवाय अपनी गाड़ी से टिककर उसकी तरफ एकटक देखे जा रहा था।